नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024 बिहार स्पेशल का जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसको आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, डिटेल में समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर किस चीज़ के बारे में बिहार सरकार ने अपने इकोनॉमिक सर्वे, जिसको आर्थिक सर्वेक्षण कहा जाता है, उसमें बताया है। सभी विभागों से जुड़े हुए डेटा, फैक्ट्स, योजनाएँ जो भी चर्चा में रही इकोनॉमिक सर्वे में, उन सभी को इस वीडियो में हम लोग कंक्लूड करने वाले हैं। पिछले वर्ष 69 बीपीएससी में बिहार स्पेशल के इकोनॉमिक्स से सवाल नहीं पूछा गया था, एक भी सवाल नहीं पूछा गया था। 67 तक 67, 68 इससे पहले के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी में पूछे गए हैं। सिलेबस का अंग है बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट, केंद्रीय इकोनॉमिक सर्वे, केंद्रीय बजट और सर्वे मैं करवा चुका हूँ। ये आपका बिहार स्पेशल का इकोनॉमिक सर्वे होगा। डिटेल में देखिएगा। कमेंट सेक्शन में बिहार स्पेशल बजट का भी मैं लिंक दे दूंगा। बिहार स्पेशल बजट और इकोनॉमिक सर्वे को डिटेल में इसलिए अध्ययन करना चाहिए क्योंकि ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बिहार से रिलेटेड जो ऑफिशियल आधिकारिक डेटा होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, वो आपको यहीं से मिलते हैं और इसका उपयोग आप अपने आंसर राइटिंग में करते हैं। इसलिए डिटेल में पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये एडिटोरियल बिहार स्पेशल के मैगजीन से मैंने उठाया है क्योंकि ये कंक्लूड बहुत अच्छा किया इन्होंने। इनका कंक्लूड किया हुआ बहुत ही अच्छा है, ये बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों का। ओके, तो डिटेल में इसका अध्ययन करेंगे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ओके, देखिए सबसे पहला क्या है कि 12 फरवरी 2024 को बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन 18वां आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था। तो सबसे पहला पीटी फैक्ट कौन सा हो गया? सबसे घटिया सवाल अगर पूछेगा, सबसे ज़्यादा लो लेवल का फैक्ट अगर पूछेगा तो यही पूछेगा कि कितने नंबर का सर्वेक्षण था ये। तो 18वां सर्वेक्षण था, इकोनॉमिक सर्वेक्षण था 18वां। इकोनॉमिक सर्वेक्षण में दरअसल होता क्या है, इकोनॉमिक सर्वे में दरअसल होता क्या है? बजट में तो होता है कि भाई पिछले साल हमने कितना पैसा रखा था, उसमें कहाँ कहाँ पर क्या क्या खर्च किया है, और अगले साल इस वर्ष जो अभी वर्तमान वर्ष चल रहा है उसमें हम किस मद में कितना पैसा खर्च करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे का मतलब, सर्वे का मतलब ही होता है एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर हमने क्या क्या हासिल किया है। इसमें 3 वर्षों का आंकड़ा होता है, एक पिछले वर्ष का, एक करेंट ईयर का जो हम क्या क्या कर रहे हैं, और एक भविष्य का होता है लक्ष्य कि हम क्या क्या करने वाले हैं। इन 3 चीज़ों का इसमें आपको अध्ययन करना पड़ता है। इसमें डेटा फैक्ट्स आते हैं जिससे बिहार की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है वो हमें पता चल जाता है। इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चैप्टर वाइज होता है ये गुरु, चैप्टर वाइज। मेंस एग्जामिनेशन अगर आप बीपीएससी का देने जाएंगे 70 बीपीएससी मेंस, उससे पहले आपको इकोनॉमिक सर्वे डिटेल में पढ़ना चाहिए ताकि आप यहाँ से योजनाएँ और बाकी जो फैक्ट हैं उसका उपयोग कर पाएँ। देखिए क्या है, पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 में प्रस्तुत किया गया था। ये दूसरा पीटी फैक्ट हो गया आपके पास। 2006-2007 में पहली बार प्रस्तुत किया गया था, ये जरूर ही ध्यान में रखिएगा। अब यह है एक अवलोकन, ओवरव्यू एक लेते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था वर्तमान में कैसी चल रही है। वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी, एक चीज़ और है, इकोनॉमिक सर्वे 23-24 लिखा हुआ है, जबकि इकोनॉमिक ईयर कौन सा चल रहा है? तो 2024-25 चल रहा है अभी इकोनॉमिक ईयर 2024-25 चल रहा है, जबकि इकोनॉमिक सर्वे कौन सा है? तो 23-24 का ही उपलब्ध होता है। इसी प्रकार से भारत सरकार का भी होता है। इकोनॉमिक सर्वे एक ईयर पीछे चलता है और जबकि बजट जो है हमारा वो करंट ईयर का चलता है। स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? जीएसडीपी। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी आपको पता होगा कि एक वर्ष में जीडीपी की जो परिभाषा होती है उसमें कीवर्ड होता है एक वर्ष में घरेलू सीमा क्षेत्र में, किसी देश के घरेलू सीमा क्षेत्र में उसके यहाँ पर निवासियों के द्वारा, निवासी जो होते हैं उनके द्वारा, नागरिक नहीं, निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु का मौद्रिक मूल्य होता है। अंतिम वस्तु का मौद्रिक मूल्य होता है जिसको जीडीपी कहा जाता है। तो जीएसडीपी का मतलब होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि उस स्टेट के निवासियों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तु का अंतिम मूल्य कितना रहा है, उसी को जीएसडीपी कहा जाता है। इकोनॉमिक्स का मैंने कॉपी पर लिख कर पढ़ाया हुआ एक वीडियो है जिसमें जीडीपी, जीएसडीपी ये सब पढ़ाया है। कभी उसको देखेंगे तो इकोनॉमी में फिर जीवन में कभी आपको जीडीपी, जीएसडीपी में दिक्कत नहीं होगा, खेलेंगे फिर आप उन चीज़ों से। खैर यहाँ पर आ जाइए। 10.6% का अनुमान है, 10.6% का अनुमान है, 10.6% का अनुमान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ष 2022 तो इसके लिए वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद 15.5% से बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए, 7,51,396 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी हमारा कितना हो जाएगा राज्य का? तो 7,51,396 करोड़ रुपए।
एक चीज़ मैं बता दूं, कई बार ये फैक्ट ही पूछ लिया जाता है कि ये आंकड़ा कितना होगा। 66 बीपीएससी में उन्होंने बड़ा ही खतरनाक सा खेल किया। उन्होंने पिछले ईयर का डेटा पूछ लिया था कि पिछले साल जीएसडीपी कितना रहा है। तो अगर आपको इस साल का पता है और आपको ये पता है कि कितना % से बढ़ रहा है, तो आप उतना कम कर देंगे तो पिछले साल का आपका निकल कर आ जाता है। अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्ट डेटा तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप अनुमान जरूर लगा लेंगे 4 ऑप्शन में से कि क्या इसका आंसर होगा। जबकि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 10.6% से बढ़कर 4.4 लाख करोड़ रुपए हो गया है। 4,42,473 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान ये वास्तविक है, और ये क्या है, वर्तमान मूल्य पर, दोनों पर निकाला गया है। बिहार में अर्थव्यवस्था का आकार क्या है, जरा इस आंकड़े को ध्यान में देखते हैं। कभी मैं वास्तविक और वर्तमान मूल्य इन सब पर अलग वीडियो लेकर आऊँगा, इकोनॉमिक्स का लेक्चर जब पीटी के पश्चात मैं शुरू करूँगा तब। ओके, बिहार का जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद 7.5 लाख करोड़ रुपये, 15.5% की वृद्धि, 4.4 लाख करोड़ 10.6% के, यही लिखा हुआ जो ऊपर स्टेटमेंट में था ना, उसी को यहाँ पर कॉलम बनाकर दे दिया गया है। बिहार का एनएसडीपी निवल राज्य घरेलू उत्पाद 6.8 लाख करोड़ 309 लाख करोड़ रुपये 2011-12 के स्थिर मूल्य पर। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 59,663 रुपये और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर कितना हो गया, 35,119 रुपये के आसपास में प्रति व्यक्ति। यानी कि बिहार के जीएसडीपी को बिहार के पॉपुलेशन से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो इतना रुपया पर पर्सन के हिसाब से बैठेगा। ठीक है, वर्तमान मूल्य पर 59,000 के करीब में बैठेगा, और 2011-12 के से अगर हम कंपेयर करेंगे स्थिर मूल्य पर, जिसको आधार वर्ष के आधार पर कंपेयर करना कहते हैं, तो 35,119 रुपये पर पर्सन के हिसाब से बैठेगा जीएसडीपी। बिहार का जो टोटल, मान लीजिए बिहार का टोटल जीएसडीपी है 100 रुपया, और बिहार की आबादी कितनी है तो 10 रुपया है, तो 10 लोग हैं बिहार में, तो 10-10 रुपये पर पर्सन के हिसाब से पर आइए, तो वही यहाँ पर बताया गया है। बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको कहा जाता है, मुद्रास्फीति दर सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच 5.5% रही है। इस अवधि में मुद्रास्फीति दर ग्रामीण क्षेत्रों में 5.5% और शहरी क्षेत्रों में 5.6% रही है। यानी कि शहरी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति ज़्यादा रही है, 0.1% से महंगाई शहरी क्षेत्रों में बिहार में ज़्यादा रही है। 22-23 में बिहार की अर्थव्यवस्था में सकल मूल्यवर्धन में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 60% रहा है। तृतीय क्षेत्र 3 सेक्टर होते हैं मुख्य रूप से, वैसे सेक्टर तो पंचम, षष्ठम, सप्तम तक होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन मूल रूप से 3 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो जो सेवा सेक्टर होता है जिसको टर्सरी सेक्टर कहा जाता है, अगर बिहार में 100 रुपये का जीएसडीपी है तो उसमें 60 रुपया कहाँ से आ रहा है, तो आपका सेवा सेक्टर से आ रहा है, टर्सरी सेक्टर से आ रहा है 60%, ये जरूर ध्यान रखिएगा। द्वितीय क्षेत्र का 20 से 25%, सेकेंडरी सेक्टर का 20% अनुमान है कि 20% रहेगा, और बाकी प्राइमरी सेक्टर का 20% हो जाएगा। 60, 20, 80, 20, 100 हो गया। वित्तीय वर्ष 22-23 में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा और वृद्धि दर यहाँ पर दिया हुआ ग्रॉस वैल्यू एडिशन जिसको कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र 6.7% वृद्धि दर रहा है, 19.97%, लगभग 20% हिस्सा प्राथमिक का है, लगभग 20.04% जो है ये सेकेंडरी सेक्टर का है, और लगभग में 60% हिस्सा जो है टर्सरी सेक्टर का है। लगभग इसलिए लगा हुआ है कि अगर एग्जैक्ट देखेंगे तो 19.97 है, 20.04 है और 59.98% है। इसको कृपया ध्यान में रखें, यही चीज़ पूछ लेता है पीटी एग्जामिनेशन में कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का योगदान क्रमशः कितना है, क्रम में लगाकर इसको बताइए। तो इस प्रकार से भी सवाल पूछा जाता है। 21-22 में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला, यानी कि किस जिले के लोगों की आय सबसे ज़्यादा है। वैसे ऐसा नहीं होता कि पटना में सभी की आय 1,14,000 ही होगा। पर पर्सन इनकम निकालने का जो फॉर्मूला है, ये इकोनॉमिक्स में सबसे घटिया अनुमान लगाया जाता है। इससे वाहियात कोई अनुमान होता ही नहीं है। अंबानी साहब की आय और आपकी आय को मिलाकर देश की आबादी से जोड़ देंगे तो क्या अंबानी साहब और आपकी आय एक जैसी हो जाएगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इकोनॉमिक्स से बस एक आंकड़ा होता है, इससे कुछ अनुमान नहीं लगा सकते हैं आप। 21-22 में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला पटना है। पटना के लोगों की आय तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। वैसे सभी की आय इतनी नहीं होगी। और सबसे खराब पर पर्सन इनकम वाला जिला है शिवहर, जो हमेशा से ही नीचे रहता है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जितने भी इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ेंगे, अगर आपको एग्जाम में तुक्का लगाना हो, सबसे नीचे वाला तो शिवहर लगाइएगा और सबसे टॉप वाला लगाना हो तो पटना लगाइएगा। शिवहर जिला जो है बहुत ही छोटा जिला है और हर मामले में नीचे आ जाता है ये रैंकिंग वगैरह में, और बाकी पटना जो है वो ऊपर आता है।
21-22 में सबसे कम प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला शिवहर रहा है, 18,980 रुपये। 18,980 सबसे कम वाला रहा है। और 1,14,541 रुपये पटना का रहा है सबसे ज़्यादा। इन दोनों में डिफरेंस कितना है ये भी पूछ लिया जाता है कि अंतर कितना है प्रति व्यक्ति में, सबसे ज़्यादा वाले ज़िले में और सबसे कम वाले ज़िले के बीच में अंतर कितना है ये भी पूछ लिया जाता है। केवल 6 जिले अर्थात पटना, बेगूसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, रोहतास के प्रति व्यक्ति आय राज्य के औसत प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। राज्य का जो औसत प्रति व्यक्ति आय है जो करंट मूल्य पर 59,000 है और स्थिर मूल्य पर लगभग में 35,000 रुपये था, उससे ज़्यादा केवल 6 ही जिले हैं जहां पर लोगों की आय है। कौन कौन से? तो पटना, बेगूसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, रोहतास। प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक पटना का है, द्वितीय स्थान बेगूसराय का है, सबसे कम शिवहर का है, द्वितीय स्थान अररिया का है। पेट्रोल पर सर्वाधिक खपत पटना का है, द्वितीय मुजफ्फरपुर का है। सबसे कम खपत बांका में और लखीसराय में होता है। डीजल पर सर्वाधिक खपत पटना में है, दूसरे पर शेखपुरा है। सबसे कम शिवहर और सिवान है। रसोई गैस का सबसे ज़्यादा खपत पटना और बेगूसराय में होता है, सबसे कम अररिया और बांका में होता है। अररिया भी उत्तर बिहार का ही है और शिवहर भी उत्तर में ही आपको मिलेगा। छोटा सा जिला है शिवहर, अररिया तो सीमावर्ती हो गया। देखिए अगला क्या है, राजकीय वित्त व्यवस्था। अब यहाँ से सवाल बनते हैं कई सारे, तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। जो टर्मिनोलॉजी कठिन आएगा शब्दावली उसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। वीडियो लंबा होगा क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। और देखिएगा स्थिर होकर, चैन से देखिएगा, 2 बार में देख लीजिएगा हो सके तो। राज्य सरकार का कुल व्यय 2022-23 में 2.32 लाख करोड़ रुपए रहा है। इसमें राजस्व लेखा से 1.84 लाख करोड़ रुपए और पूंजीगत लेखा से 47,928 करोड़ रुपए व्यय किया गया है। बिहार सरकार ने 232 रुपया हम मानते हैं कि व्यय किया है, जिसमें 184 रुपया जो है ये आपका रेवेन्यू के रिलेटेड व्यय किया है और 47 रुपया जो है करीब में ये किस में गया है, तो ये गया है आपका पूंजीगत व्यय में, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको कहा जाता है उसमें गया है। ठीक है, इतना भी ध्यान में रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। विशेष रूप से ध्यान में जरूर रखिएगा। राज्य सरकार के कुल व्यय में स्थापना और कार्यप्रतित व्यय का 54.7% हिस्सा, जो कार्यार्पित व्यय का 54.7% हिस्सा और योजना व्यय का 45.3% हिस्सा था। योजनागत और गैर योजनागत मद होते हैं जहाँ पर व्यय किए जाते हैं। आप भी अगर व्यय करते होंगे, कहीं पर रहते होंगे तो उसमें भी होगा कि कुछ चीज़ें फिक्स होंगी जहाँ पर व्यय करना पड़ता होगा, कुछ चीज़ें अनफिक्स होती है जो एक्सपेक्टेड नहीं होता लेकिन खर्चे हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से सरकार का भी होता है। राजस्व व्यय का महत्वपूर्ण हिस्सा सामाजिक सेवाएं पर खर्च 48% हुआ है। जो सोशल सर्विस देती है बिहार सरकार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सरकार के दायित्व में, उन चीज़ों पर 100 में से 48 रुपया उसी पर खर्च हुआ है राजस्व व्यय का। इसके बाद क्रमशः सामान्य सेवाएं और आर्थिक सेवाओं पर व्यय रहा है। वर्ष 22-23 में राजस्व प्राप्ति 1.73 लाख करोड़ रुपए है और पूंजीगत प्राप्ति 0.48 लाख करोड़ रुपए रहा है। कैपिटल जो गेन किया है बिहार सरकार ने 0.48 लाख रुपए का रहा है और जो राजस्व प्राप्ति की है, रेवेन्यू से जो प्राप्त किया है बिहार सरकार ने, वो रहा है 1.73 लाख करोड़ रुपए। अब जरा एक चीज़ देखिएगा, क्या देखना है आपको, क्या देखना है जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देख लेंगे। देखिए इसमें क्या बोला गया है, 1.84 लाख करोड़ रुपए बिहार सरकार ने राजस्व के मद में खर्च किया है और 7.3 ही आय हुआ है, तो यानी कि घाटा होगा थोड़ा सा कुछ। 0.48 लाख करोड़ रुपए बिहार सरकार ने क्या किया है, तो गेन किया है कैपिटल के मामले में और खर्च किया है 47,928 रुपये। तो गेन कितना किया है, खर्च कितना किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। बिहार का राजकोषीय प्रदर्शन बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार कैसा रहा है, तो वो जरा देखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राजकोषीय घाटा कितना हुआ है, राजस्व व्यय कितना रहा है, तो 79.3%, यानी कि बिहार सरकार अगर 100 रुपया खर्च करती है तो 79.3% जो है करीब में वो राजस्व के मद में खर्च करना पड़ता है, राजस्व के मद में खर्च करना पड़ता है, जिसको 1,83,976 करोड़ रुपये कहते हैं। पूंजीगत व्यय 47,928 करोड़ रुपये, 20.7% व्यय पूंजीगत करता है। एक चीज़ और मैंने पहले भी बताया बहुत बार, एक बार फिर से बता देता हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा ही अच्छा होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको क्या कहा जाता है बंधुओं, पूंजीगत व्यय कहा जाता है, ये हमेशा ही अच्छा होता है। 100 रुपया मिला आपको, 100 रुपये का आपने मूवी देखा, घूम फिर के खा पी के पचा दिए, तो वो क्या हुआ, उसका कुछ आउटकम आपको प्राप्त नहीं होगा डायरेक्टली। लेकिन 100 रुपया मिला आपको और 100 रुपये का आपने कुछ ऐसा खरीद लिया जिससे आप क्या कर सकते हैं, जिससे आप कमा सकते हैं। छोटा सा कुछ भी खरीद लिया आपने, कुछ भी खरीद लिया,
बैलून फुलाने का पंप ही खरीद लिया, बैलून बेच रहे फिर। तो ये क्या बता रहा हूँ मैं आपको, वो आपने क्या किया, कैपिटल किया और उससे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, उससे कुछ प्राप्ति होगी आपको। लेकिन आपने मूवी देखकर घूम फिर कर जो पैसा खर्चा किया उससे कुछ खास आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यही डिफरेंस होता है राजस्व व्यय में और पूंजीगत व्यय में। भारत सरकार और राज्य सरकार हमेशा कोशिश करती हैं कि पूंजीगत व्यय ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, जैसे स्कूल कॉलेज बनाना, हॉस्पिटल बनाना, फैक्ट्रियाँ लगवाना, लोगों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। कुल व्यय 2,31,904 करोड़ रुपए हो गया। कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 20.1% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल बिहार सरकार 100 रुपये व्यय कर रही थी, तो इस बार 120.1 रुपये व्यय कर रही है। ये भी ध्यान रखिएगा। राजस्व प्राप्ति 1,72,688 करोड़ रुपए, पूंजीगत प्राप्ति 48,325 करोड़ रुपए हुए हैं। राजस्व घाटा 11,288 करोड़ रुपए, जीएसडीपी का 1.5% रहा है राजस्व का घाटा। और राजकोषीय में सारा आ जाता है, जितने घाटे और जितने व्यय हुए सारा आ जाता है, ये करीब में 6% रहा है। 44,823 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा रहा है। कोई भी सरकार हमेशा कोशिश करती है कि कुछ न कुछ राजस्व घाटा आपका बना हुआ रहे। जो आपने पढ़ा होगा, एक एक्ट है भारत सरकार का, जिसके तहत भारत सरकार क्या करती है, बजटीय मैनेजमेंट वगैरह करती है। उसमें भी आपने देखा होगा कि भारत सरकार का भी लक्ष्य रहता है कि 3 से 6% के बीच में राजस्व घाटा को बनाकर रखा जाए। कभी भी जीरो नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती है जीरो? क्योंकि ये जीरो बनाने से नुकसान ही हो जाता है, बाहर से ऋण वगैरह लेने में आपको कठिनाई आती है। राजस्व घाटा वगैरह दिखा के आपको ऋण वगैरह आसानी से मिल जाता है। प्राथमिक घाटा 29,640 करोड़ रुपये, जीएसडीपी का 3.9% रहा है। ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, परसेंटेज पूछ लिया जाता है। वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार का कुल उधार 48,284 करोड़ रुपये, 0.48 लाख करोड़ रुपये, बकाया देनदारी 2.93 लाख करोड़ रुपये का था। ये क्या है? तो कुल उधार आपके घर से आया 8,000 रुपया, खर्चा आपके हो गए 10,000 रुपये, तो 2,000 रुपये कहीं से तो उधार लेंगे ना। 2,000 रुपये कहीं से उधार लेंगे। उधार लेने का पहला क्या होता है कि भाई आसपास के मित्रों से लिया जाए, दूसरा कोई और बाहरी सोर्स हो सकता है। तो उसी प्रकार से होता है किसी भी देश का, किसी भी राज्य का भी। अगर खर्चा ज़्यादा हो गया, जो कि आपने देखा ही, और खर्चा हमेशा सरकारों के ज़्यादा ही होते हैं क्योंकि उनके दायित्व जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सरकार हमेशा उधार लेती है। उधार लेने के लिए कहाँ पर जाती है? तो पहले घरेलू मार्केट से उधार लेगा, उसके पश्चात से अगर नहीं हो पाए तो फिर बाहरी मार्केट से उधार उठाते हैं। राजस्व लेखे में प्राप्ति के 2 प्रमुख घटक हैं। कर से 80.8% और सहायता अनुदान से 16.8% की प्राप्ति होती है। सहायता अनुदान से 16.8% की प्राप्ति होती है और बिहार सरकार को बिहार के कर से 80.8% की प्राप्ति होती है। 80.8% की प्राप्ति होती है, राजस्व से प्राप्ति होती है। ये भी ध्यान रखिएगा। 22-23 में स्टाम्प और निबंध शुल्कों से राजस्व संग्रह में पटना का स्थान प्रथम रहा। स्टाम्प और निबंध शुल्क जो होते हैं, स्टाम्प आपको पता होगा, स्टाम्प से भी कमाई होती है। कोई भी ज़मीन वगैरह बिक्री होती है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह रजिस्टर होती है, तो उससे भी बिहार सरकार को इनकम की प्राप्ति होती है। मुजफ्फरपुर पूर्वी चंपारण का स्थान क्रम से दूसरा और तीसरा रहा। यानी कि ये जो ज़िले हैं, यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो रहा है। बिहार सरकार ने पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण क्रमशः रहा है। स्टाम्प और निबंध शुल्कों में सबसे कम राजस्व संग्रह वाले जिले हैं अलवर, शिवहर और शेखपुरा। फिर से शिवहर आ गया आपका। अलवर भी छोटा जिला है, नया जिला है। शिवहर भी छोटा है, शेखपुरा भी छोटा ही जिला है। इन तीनों से कम की प्राप्ति हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा। बिहार सरकार में राजकोषीय प्रदर्शन का मूल्यांकन 3 संकेतक। अब मूल्यांकन आप भी अपने करते होंगे कि भाई पीटी टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपके मेंस टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, ओवरऑल आपकी पढ़ाई का जो सेल्फ मूल्यांकन करते होंगे, सेल्फ इवैल्यूएशन करते होंगे, उसमें कितना आपका सही हो रहा है। तो इसके लिए बिहार सरकार ने भी 3 रखा हुआ है, स्थिरता, लचीलापन और आरक्षितता। इन 3 माध्यमों से बिहार सरकार जो है वो अपना इवैल्यूएशन करती है इकोनॉमिक रूप से कि हमारा प्रदर्शन कैसा हो रहा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कृषि और सहवर्ती क्षेत्र, अब अध्याय 3 पर आ गए। अध्यायवार होता है। पहले अध्याय में ओवरव्यू दिया जाता है इकोनॉमिक सर्वे में। कोई भी अध्याय पढ़े ना पढ़ें, कौन कौन सा पढ़ लें, विशेष रूप से मेंस एग्जामिनेशन से पहले पहला जरूर पढ़ें, दूसरा पढ़ें, तीसरा पढ़ें, और उसके पश्चात एक और होता है जिसमें डिजिटली से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, उसके बारे में पढ़ें और परिवहन के बारे में पढ़ लें। कम से कम इतना अगर पढ़ लेंगे तो मेंस एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाता है। खनिज वगैरह भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसके डेटा तो आपको पता चल ही जाते हैं। वर्ष 18-19 से 23 तक राज्य के कुल कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों ने GSVA यानी कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन
में औसतन लगभग 20% का योगदान दिया है, यानी कि 20% का योगदान मिला है। 21-22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र 50.7 लाख हेक्टेयर था। एक बार बीपीएससी में 64 है, 65 है, यही पूछ लिया था। 50.7 लाख हेक्टेयर शुद्ध बुआई का क्षेत्र है, कितने एरिया में बोया गया है फसल। सबसे सामान्य भाषा में इसको यही बोलेंगे। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 54.2% एरिया है। ये बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 54.2% एरिया जो है ये शुद्ध बुआई इसमें किया गया है। 22-23 में राज्यों में खाद्यान्न, अनाज और दलहन का कुल कितना उत्पादन हुआ, तो 19,776 टन, 4.8% का ग्रोथ भी हुआ है। चावल का कुल उत्पादन 7,872.9 टन हुआ है। क्या याद रखना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं याद रखना है। ये चावल का कुल उत्पादकता 22-23 में 4,024 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। उत्पादकता का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिविटी, कितना उत्पादन हुआ। 100 रुपये का उत्पादन हुआ, 1 हेक्टेयर में कितना उत्पादन हुआ, तो 10 किलो। तो ये प्रोडक्टिविटी कितना हो गया? 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर, है ना। तो ये प्रोडक्टिविटी हो गया। तो उसी प्रकार से प्रोडक्टिविटी कितनी है बिहार के ज़मीनों की, तो वो हो गया है 4,024 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लगभग में 4 क्विंटल से ज़्यादा पर हेक्टेयर के हिसाब से बिहार में उत्पादन होता है। 22-23 में बिहार राज्य का ईख उत्पादन इतना रहा है और उत्पादकता ये भी रहा है। एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये आंकड़े याद नहीं रखने हैं, ये कतई याद नहीं रखने हैं, ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, ये सब चीज़ें रटने मत बैठिएगा। देखिए अगला क्या है, पश्चिमी कोसी नहर योजना से किन 2 जिलों की सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। पश्चिमी कोसी नहर योजना, इससे मधुबनी और दरभंगा, कोसी नहर है, कोसी नदी है, कोसी के पूर्वी में कुछ ज़िले हैं और कोसी के पश्चिमी में कुछ ज़िले हैं। तो अगर इधर नहर निकाला जाएगा तो ये दरभंगा और मधुबनी क्षेत्रों को क्या करेंगे, तो जल मुहैया करवाएंगे। तो ये जो दरभंगा मधुबनी वाला क्षेत्र है ये पश्चिमी आएगा। आप कोसी का मैप देखिए और कोसी का पूर्व और पश्चिम आपको ज़िले अपने आप ही दिख जाएंगे। और पश्चिम में जो नहर जाएगा वो किन के लिए जाएगा, तो इन्हीं जिलों के लिए आएगा। दरभंगा के लिए आ गया, मधुबनी के लिए आ गया। 21-22 में किन 2 जिलों में निवल बुआई क्षेत्र 80% से अधिक था, तो भोजपुर और बक्सर में निवल जो बुआई का क्षेत्र था वो 80% से ज़्यादा था। 21-22 में बिहार का फसल सघनता 1.45 रहा है। फसल सघनता सर्वाधिक जहानाबाद में रहा है, 1.93 के करीब फसल की सघनता रही है। कहाँ पर, तो जहानाबाद ज़िले में। ये फैक्ट ज़रूर ध्यान में रखिएगा, छोटे छोटे फैक्ट हैं, ये पूछा जाता है आपसे। गयापुर जैसे यही पूछ लिया जाएगा कि पश्चिमी कोसी नहर, कोसी नदी देखा है कि आपने बगल से, अद्भुत दिखता है। तो पश्चिमी कोसी नहर जो है इससे किन जिलों का लाभ प्राप्त होगा, इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है बिहार स्पेशल में। पिछली बार भी बिहार स्पेशल से एक छोटा सा सवाल पूछा गया था, बहुत ही आसान सा, उसमें भी कई सारे लोगों ने गलती किया था। गया, पूर्णिया और अररिया, ये तीनों अलग अलग जगह पर हैं, तीनों अलग अलग जगह पर हैं। गया हो गया यहाँ, पूर्णिया हो गया यहाँ, अररिया हो गया यहाँ, है ना। तो मिलाकर बिहार की परती भूमि का 30.9% हिस्सा बनाते हैं। परती भूमि ऐसी भूमि जिन पर बुआई नहीं होती है, उसका 30.9% हिस्सा इन्हीं 3 जिलों में हो पाया जाता है। 22-23 में बिहार विभिन्न मद के उत्पादन आंकड़े, कुल फलों का इतना हुआ है, आम और वगैरह वगैरह लिखा हुआ, ये मत याद कीजिएगा। मखाना जिसको सुपर फूड आजकल कहा जाता है, अद्भुत चीज़ होता है, ये अद्भुत होता है। ऑनलाइन आपको 2,000 रुपये किलो मिलेगा, 2,500 रुपये किलो, और हमारे यहाँ दरभंगा मधुबनी के क्षेत्रों में काफ़ी सस्ते मिलते हैं। ये बिहार का महत्वपूर्ण फसल है जिसका देश के उत्पादन में 90% हिस्सा है, डोमिनेट करते हैं हम इस चीज़ में। हालांकि केरल, कर्नाटक, यहाँ के कुछ किसानों ने और यहाँ के सरकार ने इसके उत्पादन के लिए योजनाएं शुरू की हैं कि केरल में भी जल की उपलब्धता खूब है, तो मखाना का उत्पादन वहाँ पर भी क्यों न किया जाए। लेकिन 90% हिस्सा जो है वो भी बिहार कवर करता है। बिहार मशरूम उत्पादन 2022-23 में 29,000 मीट्रिक टन उत्पादन किया गया है। ऊन का उत्पादन भी 1.75 लाख किलोग्राम रहा है। मांस का भी इतना रहा है, ये आपको याद नहीं रखना है। 2022 से बिहार में दुग्ध का कुल उत्पादन 6.49% की वृद्धि दर्ज की गई है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। गाय से दूध के उत्पादन समस्तीपुर अग्रणी है, भैंस में मधुबनी अग्रणी माना जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार राज्य सरकार कुल कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है। जैविक पट्टी, अब जरा ध्यान से इन जिलों को देखिएगा। पहले देखिए ये जिले जो हैं मैक्सिमम वो कहाँ के हैं, तो ये सारे आपको गंगा नदी के तट पर दिखेंगे। बिहार है ये चौकोर, बीचों बीच से गंगा नदी बह रही है, और अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये सारे ज़िले इसी आसपास में हैं, दोनों तटों पर हैं। क्यों इनको जैविक यानी कि
इन जिलों में ऑर्गेनिक और जैविक चीज़ों को बढ़ावा देने की क्यों कोशिश की जा रही है? क्योंकि अगर यहाँ पर उर्वरक का अत्यधिक उपयोग किया गया तो ये गंगा नदी को नुकसान पहुँचाते हैं। इसीलिए याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि गंगा नदी के इर्द गिर्द जो ज़िले हैं, कितने ज़िले हैं आप ही मुझे बता दीजिएगा, उन सभी ज़िलों में लगभग में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है कि वहाँ पर कृषि में जैविक चीज़ों का उत्पादन, जैविक चीज़ों का उपयोग किया जाए। कौन कौन से हैं? बक्सर, भोजपुर, शुरू कर दीजिए यहाँ से। बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, सारण जिला हो गया, उसके बाद जिसको छपरा हो गया, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, फिर दक्षिणी बिहार, फिर लखीसराय भी नीचे आ गया, कटिहार और खगड़िया। हम लोग कहाँ तक पहुँच गए? पश्चिम बंगाल के सीमा तक, झारखंड के सीमा तक पहुँच गए। तो ये सारे जो ज़िले हैं बंधुओं, इन सभी में क्या शुरू किया जा रहा है? जैविक पट्टी। इसको इस प्रकार से याद रखा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। 22-23 में रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक किसकी खपत हुई है? तो यूरिया 62.5%। अपने यहाँ पर तो यूरिया इतना ज़्यादा उपयोग होता है जो कि नहीं करना चाहिए, ये नुकसान पहुँचाते हैं। वर्ष 22-23 में उर्वरक की सर्वाधिक खपत पूर्णिया जिले में हुई है। सबसे ज़्यादा खपत उर्वरक की कहाँ पर हुई है? तो पूर्णिया जिले में हुई है, ये भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और उसमें भी कौन सा? तो यूरिया 62.5%। अगला आ गया उद्यम क्षेत्र। बिहार में उद्योग धंधों के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं, जो कि है कहीं नहीं है उद्योग धंधा, हकीकत यही है। आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमित सेवा, ITES और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024 सामने रखी है। अभी हम नीति ही बना रहे हैं, 2024 ईस्वी में हम नीति निर्माण ही कर रहे हैं। अपने यहाँ पर दरभंगा में IT पार्क के निर्माण के लिए बहुत पहले इन्होंने बातचीत की थी, लेकिन आज तक IT और पार्क दोनों का कोई मिलजुल हुआ नहीं है दरभंगा में। और प्रधानमंत्री जी की शायद आज 11 तारीख है ना, परसों यात्रा है दरभंगा की, जहाँ पर वो एम्स की आधारशिला रखेंगे और भी कई सारे प्रोजेक्ट का रखेंगे। लेकिन IT पार्क वगैरह पता नहीं कहाँ गया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार बिहार में नियोजित श्रमिकों की संख्या में पिछले एक वर्ष में 602% की वृद्धि हुई है। मतलब बिहार में नियोजित जो श्रमिक हैं उनके तुलना में 6 गुना से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। शीर्ष 3 निवेश क्षेत्र कौन कौन से हैं? अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी हो गया कि शीर्ष कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट खूब आ रहे हैं बिहार में। तो पहला हो गया आपका फूड प्रोसेसिंग। आलू कितने रुपए किलो बिकता है? बहुत महंगा, तो 40 रुपये किलो। चिप्स का एक पैकेट जिसमें 100 ग्राम भी आलू नहीं रहता है, तो वो कितने का मिलता है आपको? वो भी आपको 40 रुपये का मिलता है। इसको क्या कहते हैं? फूड प्रोसेसिंग। उसी आलू का चिप्स बनाकर बेचा तो कितना महंगा बिका, आलू बेचा तो कोई खरीदने नहीं आया, बहुत सस्ता बिका। ये क्या है? फूड प्रोसेसिंग। तो सबसे ज़्यादा बिहार में फूड प्रोसेसिंग के लिए निवेश आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है आपका इथेनॉल। कल मैंने आपको पढ़ाया था इथेनॉल के बारे में, याद कीजिए, जिसमें मैंने समझाया भी था कि इथेनॉल वगैरह करंट अफेयर MCQ में है ना, तो वही इथेनॉल हो गया। तीसरा सेक्टर हो गया सीमेंट। इन तीनों में सबसे ज़्यादा निवेश आ रहे हैं। ये कौन याद रखेगा? तो आपको ही याद रखना है। अब तक कुल 9 BIA-DA क्लस्टर बनाए जा चुके हैं। क्लस्टर का मतलब क्या है? जहाँ पर क्या किया जाएगा? तो एक तरीके से उद्योग बनाए जाएंगे, उद्योग धंधों का लगाया जाए। क्लस्टर का मतलब हमेशा होता है गुच्छा। अब देखिए, कोई एक उद्योग कहीं पर लगेगा तो उसको लेकर वहाँ पर अवसंरचना विकसित करना बड़ा कठिन होगा। अब एक ही जगह 15, 20, 50 उद्योग लग गए एक ही जैसे, तो वहाँ से अवसंरचना, सड़कों का कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, सरकार अपने स्तर सुविधाएं ये ज़्यादा दे सकती हैं, है ना। तो इसी को क्या कहा था? क्लस्टर। तो क्लस्टर 9 बिहार में बनाए जा चुके हैं, बनाने का काम चल रहा है। कम से कम पेपर पर तो है, हकीकत में आप जाएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा आपको। कौन कौन से हैं भाई? तो बेगूसराय पहला क्लस्टर है, दूसरा भागलपुर, सहरसा और पूर्णिया का क्लस्टर है, तीसरा गया, पटना और दरभंगा का है, उसके बाद से हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बिहटा और मोतीपुर का क्लस्टर है। मोतीपुर कहाँ पर हो गया? चंपारण में हो गया। तो ये सभी जो क्लस्टर हैं ये सभी बनाए जा रहे हैं, 9 क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, जो क्या करेंगे? जहाँ पर उद्योग धंधों को विकसित किया जाएगा, जहाँ पर उद्योगों को विकसित किया जाएगा, उद्योगों को विकसित किया जाएगा, और इन उद्योगों के माध्यम से रोजगार सृजन की नीति बनाई जा रही है। बिहार में अब नई पर्यटन नीति 2023 से 28 लागू की गई है। ये पूछा जाएगा कि पर्यटन नीति का टाइम पीरियड क्या है? तो 2023 से लेकर 2028 तक का है। वीडियो लंबा चलेगा, धैर्यपूर्वक देखिए, ब्रेक ले लीजिए, पानी पीजिए, लेकिन देखिएगा ज़रूर। इकोनॉमिक सर्वे काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इससे विश्व स्तरीय अवसंरचना का निर्माण और पर्यटन तथा आतिथ्य में विशेषज्ञता वाली कुशल कार्यशक्ति तैयार करने को बढ़ावा मिलेगा।
इसके तहत पर्यटकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। थीम आधारित पर्यटन गंतव्यों का भी विकास होगा। दिल्ली में कई सारे बस स्टैंड पर आपको बिहार सरकार के पर्यटन का ऐड दिख जाएगा। नोएडा में भी दिख जाएगा आपको कई सारे जगहों पर बिहार सरकार के पर्यटन का ऐड। बिहार सरकार के पर्यटन में काफ़ी बड़ी उन्नति हुई है। गोवा से ज़्यादा पर्यटक जो है वो बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सुविधाओं का अभाव बहुत ही ज़्यादा है। बहुत ही ज़्यादा मतलब अति खराब है सुविधाएं अभी भी पर्यटन क्षेत्रों में। और पर्यटन का नाम ही हो गया गया, राजगीर, बस ये तीन ही सर के 2 ही ज़िले हैं जहाँ पर सही से पर्यटन हो रहा है, बाकी ज़िलों में नहीं होते हैं पर्यटन। तो ये भी देखना चाहिए कि बाकी जगहों पर भी हो। और पर्यटक में घरेलू पर्यटक ज़्यादा हैं, बाहरी पर्यटक अभी भी कम आ रहे हैं बिहार में। अवसंरचनाएँ कम हैं। कई सारे जो ब्लॉगर हैं उनका मैंने देखा तो जो बेसिक अवसंरचना होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसका भी कई बार अभाव पाया जाता है। हालांकि सरकार ने इस स्तर पर काम भी बहुत अच्छा किया है। स्पोर्ट वगैरह को लेकर भी अब पर्यटन बढ़ने को उम्मीद है। राजगीर में कई सारे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण किया गया है। 2022 में 254.17 लाख पर्यटक बिहार आए। राज्य सरकार ने पर्यटन के लिए बजट आवंटन गत 5 वर्षों में 5.8 गुना की वृद्धि की है। पर्यटन के लिए बिहार सरकार अब अच्छा खासा काम करे, जो कि पहले से ही करना चाहिए था। जहानाबाद में बीबी कमला का मकबरा विकसित किया गया है। चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-28 के तहत अगले 5 वर्षों में गुड़ की 405 इकाई की स्थापना के लिए बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम का क्रियान्वयन भी कर रही है। बिहार में 11 चीनी मिलें हैं। 22-23 में से 9 मिलें चालू थीं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार चीनी का उत्पादन इतना लाख टन हुआ है, जो कि याद नहीं रखना है, ये भी याद नहीं रखना है। 22-23 से बिहार में 8 चीनी मिलों ने संयुक्त रूप से इतना मेगावाट बिजली का भी उत्पादन किया, ये सब ध्यान नहीं रखना है। बिहार का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 20.8% रहा है। बिहार में मलबरी, तसर व अंडी तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। रेशम की अलग अलग प्रकारें होती हैं, मलबरी, तसर, ये सब अलग अलग रेशम की प्रकारें होती हैं। रेशम का उत्पादन बिहार के पूर्वी जिलों में होता है, जैसे भागलपुर और ये जो ज़िले हो गए, यहाँ पर रेशम का उत्पादन होता है। गन्ना का अगर उत्पादन देखेंगे तो कहाँ पर होता है, तो आपको उत्तर पूर्व तिरहुत प्रमंडल, जिसमें दोनों चंपारण और ये सब ज़िले आते हैं, जो सबसे बड़ा प्रमंडल में से एक है, उनमें होता है गन्ने का उत्पादन खूब ज़्यादा। तो इस प्रकार से भी आप ध्यान में रखिएगा। एक बार सवाल पूछा था प्रमंडल से जोड़कर, उद्योग और भूगोल तीनों का मिक्स करके पीटी में एक सवाल पूछा था उन्होंने। राजगीर जू सफारी में पक्षीशाला और तितली पार्क विकसित किया गया। राजगीर जू सफारी वाकई बहुत अच्छा है, शानदार है, ये अद्भुत है। ये श्रम रोजगार तथा कौशल अगला चैप्टर है, अध्याय 5 जिसको कहा जाता है। क्या है इसमें, तो श्रमिक संपूर्ण बिहार का श्रमिक जनसंख्या अनुपात 48.7% है। बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात 73.7% और बिहार में महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात 23.5% के आसपास से बना हुआ है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 22-23 में निर्भरता अनुपात बिहार में 67.1% है। बिहार में ग्रामीण बिहार की अपेक्षा शहरी बिहार में बेरोजगारी अनुपात अधिक है। ग्रामीण का अपेक्षा शहरी बेरोजगारी क्यों ज़्यादा है भाई? क्योंकि गांव में लोग ही नहीं हैं, तो फिर बेरोजगारी कहाँ से होगा? सारे तो चले गए शहर ही, या तो बिहार के शहर में चले गए या तो फिर बाकी बाहर के शहर में चले गए। सर्वाधिक ऐसा थोड़ी नहीं कि बिहार में उद्योग, ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग बहुत ज़्यादा है इसलिए बेरोजगारी नहीं है, लोग ही नहीं हैं। सर्वाधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार की श्रम शक्ति सहभागिता दर कुल आबादी का 50.9% है। बिहार में कार्यरत पुरुषों में से 62.1% स्वरोजगार में लगे हुए हैं। स्वरोजगार, पुरुषों में 62.1% लोग स्वरोजगार हैं, उनका खुद का कोई ना कोई रोजगार है। खुद का रोजगार बिहार में किस स्तर का होता है ये आपको पता है, बहुत कम होते हैं जहाँ पर बड़े स्तर के स्वरोजगार होते हैं। ठीक है, फिर भी अच्छा है। बिहार में कार्यरत महिलाओं में 70.8% स्वरोजगार में लगी हुई हैं। बिहार में बेरोजगारी दर परसेंटेज में पुरुषों में 4.8%, रूरल में महिलाओं में 1.2%, सभी मिलाकर ग्रामीण एरिया में 4% बेरोजगारी दर है। शहरी में 8.2% बेरोजगारी दर है, ग्रामीण से 2 गुना ज़्यादा। पुरुषों में 7.9, महिलाओं में 10.1% बेरोजगारी है शहरों में। ग्रामीण महिला बेरोजगारी दर क्यों है? क्योंकि ग्रामीण इलाकों में महिला बेरोजगारी दर जो कम इसलिए है क्योंकि महिलाएं कृषि जैसे क्षेत्रों में आसानी से काम कर लेती हैं। शहरों में ये काम करना महिलाओं के लिए आसान नहीं होता है। सभी वर्गों को मिला दे तो बिहार में ओवरऑल बेरोजगारी 4.3% है, महिलाओं में 1.6% है, पुरुषों में 5.1% है। बेरोजगारी की अगर आपने परिभाषा पढ़ा होगा तो बेरोजगारी वो होता है जो रोजगार मांगे,
महिलाएं कम रोजगार मानती हैं, इसीलिए वहाँ पर कम बेरोजगारी है। ऐसा थोड़ी नहीं कि बिहार में महिलाओं को पकड़ पकड़ कर नौकरी दी जाती है, ऐसा नहीं है। आंकड़े हमेशा सच नहीं होते हैं, आंकड़ों के अंतर्गत आपको झांकना पड़ता है कि क्या सच्चाई है। उद्योग 4.0 की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए प्रथम चरण में टाटा टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्ट केंद्रों में बदला जा रहा है। किसके साथ मिलकर? तो टाटा टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर। जीविका को ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के लिए नोडल अभिकरण बनाया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार बिहार में किन जिलों में पासपोर्ट की मांग काफ़ी अधिक है? पासपोर्ट की मांग उन जिलों में अधिक होगी जहां से लोग विदेश ज़्यादा जाने चाहते होंगे। तो सीवान इसमें सबसे ज़्यादा है, सबसे कम शेखपुरा में है। सीवान की मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ के लोग जो अरेबियन देश हैं वहाँ पर कई सारे लोग जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर पासपोर्ट वगैरह की मांग आपको ज़्यादा दिख रहा है। भौतिक अवसंरचना, परिवहन विभाग अब सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए मृत्यु की स्थिति में 2 लाख और गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान कर रहा है। बिहार सरकार सुरक्षा परिषद ने गुड सैमरिटन, मतलब कि ऐसे लोग जो दुर्घटनाग्रस्त लोगों की मदद करते हैं। किसी को सड़क पर आपने दुर्घटनाग्रस्त देखा और अपना चल दिए, आप अच्छे नहीं हुए। जिन लोग रुककर उनकी मदद करते हैं उनके लिए भी हमेशा प्रोत्साहन राशि एक रखी जाती है। तो 5,000 रुपये से दोगुना करके 10,000 रुपये कर दिया गया है। 10,000 रुपये तक का प्रोत्साहन राशि आपको मिल सकता है अगर आप किसी इस प्रकार की मदद कर देंगे। तो पिछले 10 वर्षों के दौरान भारत के प्रमुख राज्यों में बिहार ने दूसरी सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 5,969 किलोमीटर। कब से मैं कुछ फैक्ट को काटता आ रहा हूँ कि ये याद मत कीजिएगा, लेकिन इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये पीसीएस का फेवरेट टॉपिक में से एक हो जाता है। कई बार पूछा है उसने कि बिहार में एनएच की लंबाई कितनी है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। तो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो ध्यान रखिएगा। अब ज़रा जिलेवार भी हम लोग देखेंगे कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। सबसे कम में कौन सा होगा? तो शिवहर होगा, फिक्स है हो। सबसे ज़्यादा में कौन कौन होगा तो वो देख लेंगे हम लोग। मार्च 2023 तक है, लेकिन सितंबर 2023 तक ये 5,977 किलोमीटर हो गया। 5,977 सितंबर 2023, यानी कि सबसे लेटेस्ट डेटा के अनुसार 5,977 किलोमीटर लंबी बिहार में एनएच मौजूद है। भी सबसे अधिक एनएच की लंबाई कहाँ पर है, किस ज़िले में है? तो ये हो गया पटना। पटना में 506 किलोमीटर है, मधुबनी 322 किलोमीटर, मुजफ्फरपुर में 297 किलोमीटर लंबी एनएच है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये एक ही सड़क होगा ज़रूरी नहीं है, अलग अलग सड़कें अगर एक ज़िला से गुजर रही हैं तो उनको अगर आप जोड़ देंगे तो इतना हो जाता है। सबसे कम कहाँ पर? शिवहर है, 22 किलोमीटर है यहाँ पर एनएच। कुल राज्य राजमार्ग एसएच की लंबाई 3,638 किलोमीटर है, यानी कि बिहार में नेशनल हाईवे जो है एनएच वो एसएच से ज़्यादा है। ये कंपेयर भी ध्यान रखिएगा। उच्चतम एसएच की लंबाई वाला जिला गया, जहाँ पर 210 किलोमीटर एसएच है, स्टेट हाईवे है। फिर दरभंगा, फिर रोहतास का आ जाता है। सड़क घनत्व के मामले में बिहार 3,167 किलोमीटर प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। पहला केरल है, पहले स्थान पर सड़क नेटवर्क में केरल है, दूसरे पर वेस्ट बंगाल है और तीसरे पर देश में बिहार है, जहाँ पर सड़क सबसे ज़्यादा मौजूद हैं। सड़कों की सघनता सबसे अच्छी खासी है, वो कौन सा है? तो बिहार है। अपने बिहार में स्वीकृत परियोजनाएं निम्नलिखित हैं। गंगा पर औटा सिमरिया 6 लेन का पुल बन रहा है। नरेनपुर पूर्णिया NH 131A बन रहा है। कोटवा मेसी मुजफ्फरपुर NH 27 है। मुंगेर रेल सह सड़क पुल NH 33B बन रहा है, जहाँ पर रेल के साथ सड़क पुल है। राजौली बख्तियारपुर NH 20 बन रहा है, ये पटना के इर्द गिर्द हो गया बख्तियारपुर। सितंबर 2023 तक प्रमुख जिला सड़क नेटवर्क 16,181 किलोमीटर तक पहुंच गया है। कितना? तो 16,181 किलोमीटर तक पहुंच गया। क्या? तो जिला सड़क नेटवर्क। जिला सड़क जो होता है, स्टेट हाईवे क्या होता है और एनएच क्या होता है, इसको विशेष रूप से अलग अलग करके पढ़िएगा। विशेष रूप से अलग अलग करके पढ़िएगा। शीर्ष 3 जिले हैं, पटना, गया और दरभंगा है। इन तीनों के आंकड़े मत याद कीजिएगा। ग्रामीण कार्य विभाग ने IIT इंदौर के सहयोग से वैशाली में ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जहां पर 3D इमेजिंग कैमरा, GPS, लिडार कैमरा आदि का उपयोग किया गया है। ग्रामीण कार्य विभाग जो है ये IIT इंदौर इसके साथ मिलकर कहाँ पर? तो वैशाली जिले में हाजीपुर ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च औरंगाबाद की स्थापना की गई है। कहाँ पर? तो औरंगाबाद में स्थापना किया गया है।
जो परिवहन विभाग बिहार और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम होगा। ज्वाइंट वेंचर के रूप में इसको शुरू किया गया है। बिहार के 6 शहरों पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया को केंद्र सरकार की सहायता से 400 ई बसें मिलेंगी। किस किस शहर को मिलेंगी? तो पहला हो गया पटना, दूसरा हो गया भागलपुर, दरभंगा, उसके बाद से गया, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया। ये सभी जो ज़िले हैं इन सभी को केंद्र सरकार की सहायता से इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। इलेक्ट्रिक बसें जो धुआं बिल्कुल नहीं छोड़ती। और बाकी ज़रूरत है बिहार के इन शहरों को। अगर आप पटना जाएंगे तो पटना में सीएनजी गाड़ियाँ कम दिखती हैं आपको, पेट्रोल डीजल वाली ज़्यादा दिखेंगी ऑटो। दिल्ली में तो 100% सीएनजी ऑटो ही चलते हैं, पेट्रोल डीजल वाले चलाने पर मनाही होती है। चलते हैं तो उनको अलग भुगतान करना पड़ता है। तो इसलिए पॉल्यूशन का कारण बिहार में ये भी हो सकता है। तो जितनी जल्दी सभी जगहों पर सीएनजी या फिर इलेक्ट्रिक बसों पर हम स्विच कर जाएंगे, हमारा शहर उतना ही स्वच्छ हो जाएगा। बिहार स्वच्छ ईंधन नीति 2019 के अनुसार 12 साल से अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहनों में ग्रीन टार लगाया गया है। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को अगले 5 वर्षों के इलेक्ट्रिक वाहनों के ईवी चार्जिंग स्टेशन को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। ये इतना ब्लर हो गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एयर सर्विस क्वालिटी इंडेक्स के तहत पटना एयरपोर्ट अब 4.68 2022 में रेटिंग के साथ 70वें स्थान पर है। क्वालिटी के मामले में बकवास है पटना एयरपोर्ट, बकवास है। उससे अच्छा दरभंगा एयरपोर्ट हो जाए कुछ दिनों में। पिछले दिनों भी वहाँ पर गया था मैं, तो यही हालत है, कुछ नहीं है एयरपोर्ट पर ढंग का, है ना। तो ये चीज़ वाकई है। जबकि उड़ानें इतनी ज़्यादा है, यात्रियों की संख्या अच्छी खासी है पटना के पास में, दरभंगा के पास में। सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है इन एयरपोर्ट पर। मार्च 2022 तक बिहार में 9,302 डाकघर हैं, जिनमें से 8,850 ग्रामीण क्षेत्रों में और 452 शहरी क्षेत्रों में। हालांकि पटना एयरपोर्ट में बहुत बड़ा बना रहे हैं, वो जो मैंने देखा बहुत ही बड़ा सा बना रहे और अच्छा बना रहे हैं। बन जाए कुछ दिनों में, आने वाले समय में तो सही हो जाएगा। फिर अगला टॉपिक है ई गवर्नेंस। यही टॉपिक मैंने बोला था कि ये ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। 67th बीपीएससी 68 बीपीएससी में इन्होंने एक सवाल पूछा कि बिहार सरकार के द्वारा ई गवर्नमेंट को लेकर, ई गवर्नेंस जिसको ई गॉव कहा जाता है, ई गवर्नेंस को लेकर कौन कौन से सुधार किए गए हैं उसके बारे में बताइए। शॉर्ट आंसर राइटिंग में पूछा था उन्होंने। अब वो आप कहाँ से लाएंगे, क्योंकि योजनाओं में भी आप अलग अलग नहीं पढ़ते हैं। ई गॉव की जब भी चर्चा होती है तो इकोनॉमिक सर्वे उल्टाइए, वहाँ पर आपको काफ़ी सारी योजनाएं, काफ़ी सारे आंकड़े मिल जाएंगे। उसको आप चिपका दीजिए अपने आंसर में, आपका आंसर पूरा हो गया। एकमात्र स्रोत ही होता है इसका कौन सा? तो इकोनॉमिक सर्वे होता है। बोर नहीं हो रहे होंगे आई थिंक, ध्यान से पढ़ लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे अब इसमें मैं जोक कहाँ से लाऊं, है ना। तो जो है वो है, वही पढ़ना होता है। ई गवर्नेंस में क्षेत्र में बिहार को निम्न पुरस्कार की प्राप्ति हुई है। लोक प्रशासन उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार, डिजिटल इंडिया पुरस्कार, CSI नीलैंड ई गवर्नेंस पुरस्कार, अश्विन और मेधा सॉफ्ट पोर्टल के लिए CSI SIG ई गवर्नेंस उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है। बिहार प्रति 100 व्यक्तियों में 53.6 टेलीफोन कनेक्शन है मात्र, जो कि सघनता कम है। बिहार में हर तीसरे व्यक्ति को इंटरनेट उपलब्ध है। जनवरी 2023 में केंद्रीकृत ऑनलाइन आपराधिक डेटाबेस की स्थापना के लिए चक्र ऐप लॉन्च किया गया। अब ये पूछेगा पीटी में, फिर आप बोलो कहाँ से पूछ दिया, पता नहीं चल रहा है। ये इकोनॉमिक सर्वे से है, चक्र ऐप के बारे में। मेंस एग्जामिनेशन देने से पहले ई गवर्नेंस वाले चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप पीटी पास कर जाते हैं तो, पीटी पास नहीं भी करते तो भी पढ़िएगा। सितंबर 2023 तक 2.9 लाख आपराधिक डेटा इस पर अपलोड किए गए हैं। ये क्या है? चक्र ऐप। तो चक्र वही अपराधियों के लिए चक्र है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है ऊर्जा क्षेत्र। अगला अध्याय है वित्त वर्ष 21-22 से प्रति व्यक्ति बिजली का खपत 329 किलोवाट घंटा रहा है। 2022-23 का आंकड़ा प्रकाशित नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 21-22 का ही ये आंकड़ा है, 22-23 का आंकड़ा ही प्रकाशित नहीं हुआ है। और बिजली का खपत का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी कितना ज़्यादा है राज्य में, ये इसका मतलब होता है। क्या ये याद रखना है? बिल्कुल नहीं, ये बकवास चीज़ है, ये याद नहीं रखना है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये क्यों याद रखना है। तो जिस ज़िले में ज़्यादा बिजली खपत होगी वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी। जहाँ पर कम होगा वहाँ पर आर्थिक जो क्रियाविधि है वो कम होगा। कृषि क्षेत्र को 0.70 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की सब्सिडी दे बिजली की आपूर्ति मिल रही है। बिजली उपलब्धता संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े। अनुमानित अधिकतम मांग, यानी कि सबसे पीक जो डिमांड होता है, पीक डिमांड मतलब कि बिल्कुल ही अति, जून जुलाई का महीना चल रहा है और खूब गर्मी पड़ रही है,
तो एसी, पंखा, कूलर, फ्रिज सब कुछ अपने हाई पर चल रहा है। तो उसकी को बोलते हैं पीक आवर, वही होता है। पीक ठंड में नहीं आता, पीक गर्मी में ही रहता बिजली की मांग। तो वो 6880 मेगावाट रहा है। बिहार सरकार कितना आपूर्ति कर पाती है? तो 6738 मेगावाट, यानी कि बिजली की कमी है। ऊर्जा अधिशेष तो 4034 मेगावाट है, मेगा यूनिट है। बिहार में उपलब्धता कुल विद्युत क्षमता 9424 मेगा यूनिट की करीब में क्षमता है। जुलाई 2023 तक चरम मांग की पूर्ति वित्तीय वर्ष 23-24 में 7576 मेगावाट हो गई। ऊर्जा खपत के मामले में शीर्ष 3 जिले कौन कौन से हैं? तो पटना, गया और मुजफ्फरपुर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा खपत होते हैं। सबसे निचले में कौन आ जाएगा? फिर से वही आ जाएगा, शिवहर, अरवल और शेखपुरा। शिवहर के पीछे ही पड़ गया इकोनॉमिक सर्वे। तो मतलब छोटा ज़िला है तो मांग भी उसकी कम होगी। पटना बहुत बड़ा ज़िला है, राजधानी है। गया भी अच्छी खासी मांग है। मुजफ्फरपुर बिहार का इकोनॉमिक हब है। तो पटना, गया और मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा मांग रहा है बिजली का। इसीलिए बिजली की मांग किससे जुड़ता है डायरेक्ट बंधुओं? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ता है। शेखपुरा में 21-22 से 22-23 के बीच ऊर्जा खपत में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। शेखपुरा में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट रहा है। 22-23 में ऊर्जा का हिस्सा आप देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि किस सेक्टर से कितना ज़्यादा ऊर्जा की आपूर्ति हुई है। सौर से 910 मेगावाट का, पवन से 699 मेगावाट। सबसे ज़्यादा किससे हुआ है? तो जल विद्युत से सबसे ज़्यादा जो हमने उत्पादन किया है, तो 6260 मेगावाट करीब में रहा है। बिहार में 2025-26 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों से, यानी कि रिन्यूएबल जो सोर्स होते हैं, 35% बिजली उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। घरेलू उपभोक्ताओं की कुल संख्या 167.47 लाख तक पहुंच गई है और सभी श्रेणियों को मिलाकर 2022-23 उपभोक्ताओं की संख्या 189.6 लाख तक पहुंच गई है। आगामी सौर ऊर्जा संयंत्र पीरपैंती और काजरा में 250 मेगावाट, जमुई बांका में 200 मेगावाट, बांका में 50 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। ये ध्यान में रखना है। चौसा बक्सर में 2 ग्रीनफील्ड थर्मल पावर स्टेशन निर्माणाधीन है। इसकी निष्पादक एजेंसी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है। पहली इकाई 24-25 में और दूसरी 25-26 में चालू हो जाएगी। ये जल विद्युत को लेकर बनाया जा रहा है बक्सर चौसा में। बांका में 4000 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस परियोजना से बिहार को 200 मेगावाट बिजली मिलेगी। निर्माणाधीन अति लघु, ये याद बिल्कुल नहीं रखना है, बकवास चीज है ये। बिहार सरकार लगातार एक राष्ट्र एक टैरिफ की वकालत कर रही है। नीचे मछली ऊपर बिजली कार्यक्रम के तहत सुपौल के राजपोखरा में 525 किलो वाट, दरभंगा के नाका नंबर 1 पर 1600 किलोवाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया गया। तालाब है, तालाब, उसमें सोलर पैनल लगा दिया तो फ्लोटिंग हो गया। नीचे मछली ऊपर बिजली, अलग अलग स्लोगन होता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। दरभंगा और सुपौल में दोनों उत्तर बिहार के ज़िले हैं, विशेष रूप से ध्यान रखिए, दोनों अगल बगल में ही हो गए। मुख्यमंत्री नवीन और नवीकरणीय सौर पंप योजना के तहत अब तक 2771 सोलर वाटर पंप लगाए जा चुके हैं। जल जीवन हरियाली मिशन के उद्देश्यों के तहत कुछ शहरों में 24 घंटा सातों दिन हाइब्रिड ग्रीन पावर शहरों में परिवर्तित किया जाएगा। इस वर्ष तक राजगीर, बोधगया, पटना कुछ हिस्सों कवर किया जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा कि जब भी मैं किसी ज़िले का नाम लेता हूँ तो उस ज़िले का जगह कहाँ पर है ये मैं बताता हूँ। उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार की ज़िले, जैसे दरभंगा, सुपौल बगल में ही ज़िले हैं, है ना। दरभंगा, सुपौल अगल बगल के ही ज़िले हैं। ये आपको याद होना चाहिए। बिहार का मैप फिजिकल कि यहाँ पर वही हिमालय का रेंज है, ये पठारी इलाका है, ये मैदानी इलाका है, ये यहाँ पर पश्चिमी चंपारण का इलाका, यहाँ पर पश्चिमी चंपारण, यहाँ पर किशनगंज का इलाका हो गया। ये आपको याद होना चाहिए, सभी के सभी। इसमें कोई भी लेकिन किंतु परंतु नहीं हो तो कैसे याद करें। यूपी से कितने ज़िले लगते हैं, झारखंड से कितने लगते हैं, पश्चिम बंगाल से 2 ज़िले लगते हैं कि 3 ज़िले लगते हैं, नेपाल के साथ कितनी सीमा लगती है, ये बताने की चीज़ नहीं होती है। एक एक ज़िला आपको याद होने चाहिए। अगर आपने बिहार का मैप भी सामने चिपका कर रखा होगा, फ़ोटो खींचने के लिए नहीं, वास्तविकता हम देखने के लिए, रोज़ 2 मिनट भी उसको देखेंगे, आपको 10 दिन में पूरा मैप याद हो जाएगा, है ना। विजुअल मेमोरी जो होती है ना, जो आप देख कर याद करते हैं चीज़ों को, वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है सभी की, पढ़ के याद होने से। तो आप रोज़ देखिए बस केवल मैप को, तो भी आपको कई सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो गौर से देखिए एक बार बैठ कर कि गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक जा रही है,
नेपाल से कौन कौन से ज़िले हैं, झारखंड से कौन कौन से ज़िले हैं, यूपी से कितने ज़िले हैं। पिछली बार पूछा गया भाई, 69 बीपीएससी में सवाल पूछा गया है। ये ज़रूर हर बार पूछा जाता है बीपीएससी में। पश्चिम बंगाल के साथ कौन कौन से ज़िले हैं, ये चीज़ें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। विशेष रूप से याद कीजिएगा, ये सवाल आपका 1 से 2 सही करवा देगा एग्जाम में। ग्रामीण विकास अगला चैप्टर है, 9वां चैप्टर, इसके पश्चात थोड़ा सा ही बच जाए। इसके बाद एक ही पेज और है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। वित्त वर्ष 22-23 ग्रामीण व्यय का हिस्सा बिहार के कुल बजट का 6.5% रहा है। यानी कि बिहार में अगर 100 रुपये का बजट था तो उसमें 6.5 रुपया जो है वो कहाँ पर व्यय किया गया, तो ग्रामीण क्षेत्रों में। बिहार में सितंबर 2023 तक 10.47 लाख स्वयं सहायता समूह गठित किए जा चुके हैं। सतत जीविकोपार्जन योजना को 26-27 तक बढ़ा दिया गया है। 22-23 में मनरेगा के तहत कुल रोजगार महिलाओं की हिस्सेदारी 56.4% है। मनरेगा में अगर 100 लोगों को रोजगार मिल रहा है तो 56.4 लोग जो उसमें हैं वो महिलाएं हैं जिनको रोजगार मिल रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत वर्तमान में 57,767 वार्डों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, जिनमें लगभग 96 लाख परिवारों को कनेक्शन मिल रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सौर स्ट्रीट योजना के अंतर्गत आने वाले सिर्फ 3 जिले बेगूसराय, अरवल और बांका है। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार में पंचायती राज संस्थान की उपलब्धि क्या क्या रही है, तो भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022 सम्मानित किया, जिसे बिहार को भी मिला। जैसे जिला परिषद को लेकर नवादा को मिला, पंचायत समिति वैशाली, लतादी बक्सर, लखीसराय और इस्लामपुर नालंदा को मिला है। ग्राम पंचायत के रूप में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार इन सभी ब्लॉकों को मिला है। क्या ब्लॉक याद करने हैं? नहीं, याद मत कीजिएगा इतना ज़्यादा। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार तो मादिल ग्राम पंचायत जहानाबाद ब्लॉक को मिला है। कोई इस गांव से देख रहा हो तो ज़रूर बताइएगा क्या है आपके गांव में खास। बाल हितैषी ग्राम पुरस्कार 2022 सुदरी ग्राम पंचायत हरनौत ब्लॉक नालंदा को मिला है। ग्राम पंचायत विकास योजना 2022 अंधरावाड़ा ग्राम पंचायत वैशाली जिले का हाजीपुर ब्लॉक है, इसको मिला है। नगर विकास ये भारत सरकार के पुरस्कार हैं, जिसके तहत बिहार के अलग अलग ग्रामीण इलाकों को पुरस्कार मिला है। अगला चैप्टर नगर विकास। शहरीकरण के 2 मुख्य घटक हैं, नगर विकास और आवास। 22-23 में नगर विकास और आवास के लिए 15,920 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 22 से बिहार में कुल शहरीकरण का दर इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, जो पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था, 68 में शायद पूछा गया था, 16.2% है। बिहार में शहरीकरण कितना है, तो 16.2%। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग अलग है, शहरीकरण का परसेंटेज 11% है आसपास में, देखिएगा 11% ही है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 16.2% है। एग्ज़ाम में जनगणना के अकॉर्डिंग पूछा गया है या इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग पूछा गया है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो पूछा जाए उसी का जवाब दीजिएगा। पटना 44.3%, मधुबनी 3.6%। सबसे कम में कहाँ पर रहा है, तो मधुबनी में सबसे कम शहरीकरण है, पटना में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर शिवहर बच गया, शिवहर छोटा सा ही तो है, तो शिवहर का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वही है शिवहर, बस केवल छोटा सा ही है, इसीलिए वो जो है ना शहरीकरण में नीचे नहीं आता है। मुंगेर 28.3%, नालंदा 26.2% और रोहतास 21%। यहाँ पर सबसे ज़्यादा शहरीकरण है। पटना जिला का 44.3% हिस्सा शहरीकरण में है, शहरी के अंतर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मधुबनी में 3.6% एरिया ही आता है, बांका में 4.4%, सीतामढ़ी 5.9% और शिवहर में 6.9% शहरीकरण है। 2022 से बेगूसराय में शहरीकरण की दर सबसे अधिक रही, 19.3%। शहरीकरण कैसे ज़्यादा हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई सेमी अर्बन एरिया था, उसको सरकार ने क्या किया, शहर घोषित कर दिया कि अब आज से ये शहरी एरिया हो जाएगा, ये नगर निगम के अंतर्गत आ जाएगा, तो हो गया शहरीकरण उसका, है ना। मुख्यमंत्री शहरी नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना के तहत 14 जिलों के 50% से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता मुजफ्फरपुर, दरभंगा रहा है। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत 30 सितंबर 2023 तक 18.33 लाख परिवारों को पाइप से पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो गई है। प्रस्तावित परियोजना के तहत पटना मेट्रो कॉरिडोर दानापुर और जवाहरलाल नेहरू मार्ग बेली रोड पटना रेलवे स्टेशन से शुरू होकर मीठापुर होते हुए खेमनीचक तक जाएगा। इसकी कुल लंबाई करीब में 17.93 किलोमीटर है। ये भी बन रहा है। पटना मेट्रो रेल बहुत पहले से बन रहा है और आज तक बन ही रहा है। केवल कॉरिडोर 2 पटना रेलवे स्टेशन शुरू होकर आकाशवाणी, गांधी मैदान, अशोक राजपथ, मोइनुल हक स्टेडियम, मलाही पकरी, खेमीनचक, ये सभी क्या हैं, तो ये सब मेट्रो के अलग अलग जगह हैं जहाँ से होते हुए गुजरेगा। ये
कुछ दिन पहले तो मेट्रो स्टेशन के नाम की घोषणा बिहार सरकार ने कर दिया है। पटना मेट्रो बंद तो रहा है बहुत दिनों से, पूरा हो जाए तो कुछ हो। इसकी कुल लंबाई 14.57 किलोमीटर होगा। पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड परियोजना क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार से 872.5 करोड़ रुपए और राज्य सरकार से 2529.5 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। तो ये दोनों मिलकर वहाँ पर काम कर। बैंकिंग और सबल क्षेत्र निजी बैंकों का ऋण जमा अनुपात 100% से अधिक है। बिहार में बैंकों का ऋण जमा अनुपात 31 मार्च 2022 तक 55.6% हो गया है। कुल जमा कितना है आपके पास में, उसकी तुलना में आप ऋण कितना आवंटित कर रहे हैं, यही होता है ऋण जमा अनुपात। इस अनुपात में शीर्ष जिले कौन से हैं, तो पूर्णिया, फिर अररिया, फिर शिवहर। न्यूनतम कौन सा है, तो मुंगेर है आपका। 22-23 वर्तमान गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए 9.3% है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कृषि में एनपीए ज़्यादा है और एमएसएमई में एनपीए दूसरे नंबर पर है। एनपीए का मतलब होता है ऐसे ऋण जो फंस चुका है बैंकों का, तो कृषि में ज़्यादा ऋण फंसा हुआ है। कक्षा 6 से 8 के पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा को शामिल किया गया है। फाइनेंशियल एजुकेशन की वित्तीय शिक्षा अब 6 से 8 तक के बच्चों को दिया जाएगा, उनको बताया जाएगा। बड़े लोगों को तो पता नहीं है, छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़े सक्रिय ऋणों में लगभग 6 गुना वृद्धि हुई है। केसीसी नो योर कस्टमर की शुरुआत किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 98-99 में की गई थी। बिहार में बैंक शाखाओं की कुल संख्या 7,883 हो गई है, जिसमें अर्ध शहरी एरिया में 31%, शहरी में 21% और ग्रामीण क्षेत्रों में 48% बैंक की शाखाएं हैं। यानी कि बैंक की शाखाएं कहाँ पर ज़्यादा हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा हैं। बिहार में इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता 118.9 लाख है। तो अगला चैप्टर है मानव विकास। 14 ही चैप्टर हैं, बस यही पेज है लास्ट आपका, उसके बाद एंड हो जाएगा। पिछले 56 मिनट से लगातार कंटिन्यूअस में बोल रहा हूँ। बिहार में 5-6 से 22-23 के बीच सामाजिक सेवाओं पर व्यय 41.3% हो गया है। मानव विकास सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है इकोनॉमिक सर्वे का। यहाँ पर ये जो पहला लाइन मैंने पढ़ा, ये आप उपयोग कर सकते हैं अपने उत्तर लेखन में। उत्तर लेखन को लेकर अपना 71 बीपीएससी को लेकर, 70 को लेकर नहीं, 71 को लेकर नया ग्रुप जीएस का शुरू होने वाला है, जिसके बारे में जल्दी ही जानकारी मैं पूरी दे दूंगा आपको। बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन प्रत्याशा 16 से 20 में 69.5% हो गया है, 69.5 वर्ष हो गया है। महिला जीवन प्रत्याशा मतलब महिलाएं एवरेज कितनी जीती हैं, बिहार में 69.2%, भारत में 71.4% है। पुरुष में 69.7 है, भारत में 68.6 वर्ष है। औसत जीवन प्रत्याशा 69 वर्ष जीते हैं लोग, भारत में 70 वर्ष है। अब और कितना जीना है, बहुत वैसे कम है। बाहर के विकसित देश जो दिखेंगे आपको, जैसे जापान है और भी जो दूसरे देश हैं विकसित देश, जहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा हैं, जहाँ पर हेल्थ वगैरह बहुत अच्छा है, तो वहाँ पर जीवन प्रत्याशा ज़्यादा होता है। ठीक है, पहले आज़ादी से पहले जाएंगे तो जीवन प्रत्याशा 40 वर्ष से भी कम थे सभी जगहों पर, भारत में बहुत कम लोग जीते थे। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर अधिकतम स्वास्थ्य संस्थान जमुई, शिवहर और किशनगंज में है, जबकि सबसे कम सीतामढ़ी, पटना और अररिया में है। क्या है, तो स्वास्थ्य संस्थान। 2030 तक अपेक्षित शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्म पर 25 होगी, अपेक्षित है 2030 तक। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, ये सब पूछा जाता है। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर ड्रॉप आउट दर 0% है, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन के पश्चात लोग एजुकेशन नहीं छोड़ते हैं, इतना इसमें बताया गया है। ड्रॉप आउट 0% होना काफ़ी अच्छा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत छात्र शिक्षक अनुपात का 30.1% है, लेकिन बिहार सरकार का लक्ष्य 25 और 1 है, यानी कि 25 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात है बिहार सरकार का। एनईपी क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार कम से कम 30:1 होना चाहिए, 30 छात्रों पर 1 शिक्षक होना चाहिए, लेकिन बिहार सरकार का है 25:1, यानी कि 25 छात्रों पर 1 शिक्षक। अब ये अनुपात के कारण खूब भर्तियां हो रही हैं। बिहार टीआरई देख ही रहे हैं आप, धराधर आ रही हैं वैकेंसियां, जिसको ना बनना सब टीचर ही बन रहे हैं। राज्य के कुल बजट में 21-22 महिलाओं को व्यय का हिस्सा कुल बजट का 17.4%, जीएसडीपी का 5.2% रहा है। महिलाओं पर व्यय जो है ये ध्यान रखिएगा गुरु, ये पूछा जाता है आपसे। जेंडर बजट जो है ये तो मेंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार स्पेशल में। बाल विकास 13वें चैप्टर पर आ गए, 14वां एंड है। 2021 से बिहार से कुल आबादी में बच्चे कितने परसेंट, तो 42% है 18 वर्ष तक के, और 0 से 6 वर्ष आयु समूह का हिस्सा 16% है।
पूरे ऐसे बच्चों को अलावा बिहार के बच्चों का योगदान 12% है, मतलब बिहार के बच्चे खूब सारे हैं, है ना। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के तहत बौनापन, अब ये बड़ा ही अजीबोगरीब सा आंकड़ा होता है। बौनापन का मतलब होता है उम्र के हिसाब से ऊंचाई कम। बिहार में उम्र के हिसाब से ऊंचाई कम एक बहुत बड़ी समस्या है। बिहार के युवाओं में भी, जो अभी 20-22 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र के भी हैं, उनके में भी बहुत कम लोग आपको अच्छे हाइट के दिखेंगे। और मैं भी बिहार से हूँ, मुझे पता है भाई, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कम हाइट के लोग अब हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। सीतामढ़ी और शेखपुरा सबसे खराब ज़िले हैं। सर्वश्रेष्ठ ज़िले हैं गोपालगंज और शिवहर। यहाँ के लोगों में बौनापन कम है, गोपालगंज और शिवहर में। शिवहर यहाँ पर आ गया गुरु। सबसे खराब सीतामढ़ी और शेखपुरा है। वेस्टिंग, ऊंचाई के हिसाब से वजन, वेस्टिंग ऊंचाई है लेकिन वजन नहीं है, इसमें सबसे खराब अरवल और जहानाबाद है। सबसे अच्छा पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी है। कम वजन, उम्र के हिसाब से वजन कम, कई सारे लोग आपने भी देखा होगा, अरवल और जहानाबाद का नाम आता है। गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण, ये क्यों होता है? ये होता है पोषकता के कारण से। अगर आपको पोषण बहुत बचपन से ही अच्छा मिला है तो हर चीज़ सही होगा। इसीलिए पश्चिमी देश, जो विकसित देश होते हैं, उनके लोगों की हाइट और वेल्थ आपने देखा होगा अच्छा दिखता है, जबकि अपने यहाँ पर वैसा नहीं होता है। इसमें कोई ख़राब भाव से नहीं लेना चाहिए कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। जो आंकड़ा है, जो सच्चाई है, उसको देखना चाहिए और सुधार करना चाहिए। एनीमिया, एनीमिया मतलब रक्त अल्पता होती है, ये खून की कमी। जमुई और नालंदा में ज़्यादा है। गोपालगंज और पूर्वी चंपारण में आपको एनीमिया कम देखने को मिलता है तुलनात्मक रूप से। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये आंकड़ा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा बच्चों के कल्याण संरक्षण अधिकारों के लिए तैयार किया गया मिशन वात्सल्य है। मिशन वात्सल्य है। परिवार परवरिश योजना के तहत में, परवरिश योजना के 18 वर्ष तक आयु के उन बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह सहायता प्रदान करना है जो अनाथ हैं और HIV से पीड़ित हैं, जिनके माता पिता मानसिक रूप से विकलांग हैं और जेल की सज़ा काट रहे हैं। तो परवरिश के लिए उन सभी बच्चों को जिनके माँ बाप जो हैं जेल में हैं, या फिर वो HIV से पीड़ित हैं, या मानसिक रूप से विकलांग हैं, जिन बच्चों का कोई देखरेख करने वाला नहीं है, विशेष रूप से समझें तो उनके लिए है परवरिश योजना। इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। ये छोटी योजनाएं हैं, छुपी हुई हैं, ज़्यादा चर्चा में नहीं रहती हैं। पूछ लेगा आपसे, परवरिश योजना निम्न से किन से जुड़ा हुआ है? बच्चों की देखभाल से जुड़ा हुआ योजना है, महिलाओं की देखभाल से जुड़ा हुआ योजना है, पशुओं की देखभाल से जुड़ा हुआ योजना है, या पेड़ पौधों के देखभाल से जुड़ा हुआ योजना है। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, अंतिम चैप्टर है ये आपका। 14वां चैप्टर है पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट से यूपीएससी में तो अच्छे खासे सवाल आते हैं, अलग से एक आपको पढ़ना ही पड़ता है सब्जेक्ट, लेकिन बीपीएससी में एक सवाल पूछा जाता है मेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है, वो भी करंट से रिलेट करके पूछा जाता है। बिहार सरकार ने 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत 22-23 तक लगभग 288.31 लाख पौधे लगाए गए हैं। बिहार में 2022 में औसत 849.1 मिलीमीटर है वर्षा, जिसमें औसत 81.7% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। औसत वर्षा 849.1 मिलीमीटर है। अधिकतम वर्षा किशनगंज, बिहार का मैप बना लीजिए। ये गंगा जी जा रही है बीच से। मेरा मैप ऐसा ही होता है गुरु, मुझे मैप बनाना आता ही नहीं है, ड्राइंग बहुत ख़राब है। सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज, उसके बाद ठीक बगल में यहाँ पर अररिया, उसके बाद यहाँ पर पूर्णिया, ये 3 हो गए जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और सबसे कम कहाँ पर होगा तो जहानाबाद, बक्सर और अरवल। यहाँ पर हो गया बक्सर, यहाँ पर हो गया अरवल और यहीं पर हो गया जहानाबाद। तो ये तीनों में सबसे कम वर्षा होती है। न्यूनतम वाला भी ध्यान रखना है और ज़्यादा वाला भी ध्यान रखना है, तीनों को ध्यान में रखना है। तीनों का तीनों आस पड़ोस के ही ज़िले हैं सारे। बिहार की आर्द्र उपोष्ण जलवायु है। बिहार में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 रखा गया है। जब भारत का लक्ष्य है वही बिहार का भी लक्ष्य है, जिसके लिए बिहार सरकार UNEP के साथ साझेदारी की है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसके साथ बिहार सरकार ने साझेदारी की है 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन, यानी कि जितना कार्बन उत्सर्जित होंगे उतना ही बिहार में अवशोषित भी कर लिया जाएगा, जीरो बच जाएगा। वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र 9722 किलोमीटर है। राज्य के टोटल जो हमारा इलाका है, रकबा है, उसका 10.3% एरिया वनों से घिरा हुआ है। आप सुन के थक रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ इतने देर से। लखनदेई सीतामढ़ी नदी का पुनरुद्धार किया जा रहा है। यह बागमती की सहायक नदी है। 2021 में कुल कार्बन स्टॉक 56.88 मिलियन टन है। बिहार के 23 जिलों में सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किया गया है। बिहार देश का पहला राज्य है जो ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करेगा। ब्लॉक स्तर पर
वायु की गुणवत्ता की निगरानी के लिए बिहार सरकार काम कर रही है। लेकिन क्या ब्लॉक स्तर पर सुधार भी करेगी, केवल निगरानी करेगी, डेटा ही देगी कि सुधार भी करेगी? बिहार देश का पहला राज्य है जो ब्लॉक स्तर पर IIT कानपुर इससे मदद कर रहा है। ये मैंने आपको अलग से पढ़ाया है गुरु, अलग से मैंने डिटेल में समझाया था आपको। राष्ट्रीय नम भूमि दशकीय परिवर्तन एटलस, यानी कि राष्ट्रीय वेटलैंड में 10 वर्षों में क्या परिवर्तन हुआ है उसका एटलस। बिहार में 2.25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले 4,526 वेटलैंड को सूचीबद्ध किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। ये मुझे बता दीजिएगा कि बिहार में रामसर स्थल कितने हैं और कहाँ कहाँ पर है वो। ये रहा आपका इकोनॉमिक सर्वे 23-24 जो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर ही बताएं। इसको 2 बार देखें, 1-1 घंटे का है, स्पीड बढ़ा कर देखेंगे तो 1-2 दिन में ही देख लें, लेकिन देखें 2 बार 3 बार देखें, आंकड़े याद कर लीजिएगा। और इससे अच्छा और प्यार से कैसे बोलूँ मैं, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।